चीजें बताया। निर्देश तंत्र क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होती है, गति क्या होती है, सरलरेखा में गति क्या होती है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस किया था। तो उसमें जो और जो टॉपिक्स थी उसमें मैंने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस किया था। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इसके बारे में मैं क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आप लोग उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड की गई है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पे देखिए, जो अगली टॉपिक्स है उसको बोलते हैं विराम तथा गति की अवस्था, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है बेटा, तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, विराम की अवस्था तथा गति की अवस्था क्या होती है। तो विराम की अवस्था का मतलब, जो भी व्यक्ति है अगर वो कहीं पे, जैसे सुबह सुबह आप लोग उठते लेटे रहते हैं या शाम को आप लेट जाते हैं और सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह क्या करते हैं, उठते हैं। जब आपके पास मम्मी आपको जगाने जाती है तो नहीं, अभी आप लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, नहीं मम्मी, अभी थोड़ा देर और दीदी को जगा दीजिए, और भाई बहन है तो दीदी को जगा दीजिए। तो इसका मतलब आप किस अवस्था में है, उस समय लेटे हैं तो रेस्ट की अवस्था में है, विराम की अवस्था है। गति की अवस्था का मतलब होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं, चलते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, और उसके बाद तमाम भी, जैसे आप बस चलती है, गाड़ी चलती है, हम चलते कूदी, तो वो किस अवस्था में होती है, गति की अवस्था में, मतलब मोशन की अवस्था में होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए जो टॉपिक्स है वो गति तथा विराम अवस्था एक दूसरे के आपेक्षिक रिलेटिव है। संसार में कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप से स्थिर या गतिशील नहीं होती है। ठीक है बेटा, मेरे कहने का मतलब होता है कि गति तथा विराम की अवस्था जो होती है वो एक दूसरे से क्या है, सापेक्षिक गति या अपेक्षिक गति है। ठीक है, तो जो अपेक्षिक गति होती है वो संसार में कोई भी वस्तुएं जो होती है वो क्या करती हैं, वो कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप से स्थिर या गतिशील नहीं होती है। ठीक है बेटा, जैसे वृक्ष है, तो जैसे पेड़ है, पेड़ क्या है, पेड़ की जो जड़ होती है वो क्या है, स्थिर है। उसकी जो उसमें जो टहनियां होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो गति करती हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इसमें सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं विरामावस्था, जिसको अंग्रेजों की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या होती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ उसके निर्देश तंत्र या परिवेश के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब विराम की अवस्था का मतलब होता है, तो विराम की अवस्था का मतलब मैंने बताया कि वस्तु क्या होती है, रुकी हुई है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे अगर बात करें मेज पर रखी हुई पुस्तक, अगर देखा जाए तो जो मेज पर रखी हुई पुस्तक होती है वो किस अवस्था में होती है, रेस्ट की अवस्था या विराम की अवस्था में होती है। ठीक है बेटा, उसी तरह अगला टॉपिक आता है गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ उसके निर्देश तंत्र या परिवेश के सापेक्ष लगातार परिवर्तन, जो टॉपिक्स थी वो क्या थी, गति की अवस्था। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाती थी, गति की अवस्था, गति की अवस्था। ठीक है, इसको अंग्रेजों की हम लोग भाषा में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे ट्रैक है, ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, जो ट्रैक है आप देखो कि पटरी जो है, पटरी है तो कहलाती है, गति की अवस्था कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं, साइकिल को लेके चलाते हैं, जब साइकिल को लेके चलाते हैं तो किस अवस्था में कहलाती है, गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या क्या दिया है, तो देखा जाए यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोग अच्छे से देखिए और इसको समझिए, और उसको अगर जो भी चीज कहीं से भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग उस चीज को क्या करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये चीज, ये टॉपिक्स नहीं समझ में आई। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके बाद पथ की प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार।
तो क्या बात कर रहे हैं, पथ की प्रकृति के आधार पर गति के कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पथ की प्रकृति के आधार पर वो गति के प्रकार में पहली जो टॉपिक्स आती है, इसमें जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरलरेखी गति। अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियन मोशन। ये क्या होता है, रेक्टिलिनियन मोशन क्या होता है, ये जो है अंग्रेजों की भाषा है, जिससे हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें सरलरेखी गति क्या होती है, तो जब कोई वस्तु एक सीधी और सरलरेखा के अनुदिश गति करती है तो वो क्या करती है, सरलरेखी गति कहलाती है। तो मतलब जैसे कोई वस्तु है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल जब चला रहे हैं तो आप हमेशा सीधी रेखा में चलाइए। तो जब साइकिल सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति जो होती है वो क्या कहलाती है, सरलरेखी गति कहलाती है। ठीक है, सरलरेखी का मतलब सरल रेखा। ठीक है बेटा। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे देखी जाए तो सीधे ट्रैक पर दौड़ती हुई कार। तो सीधे अगर ट्रैक है, ट्रैक मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेलवे की पटरी, ट्रैक उसी को बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसमें क्या करती है, दौड़ती हुई रेलगाड़ी। ठीक है बेटा। क्या हुआ, बंद कर दिए बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक, तो सीधे ट्रैक पर दौड़ती हुई कार कौन सी गति होती है, सरलरेखी। एक होती है वृत्तीय तथा घूर्णन गति। वृत्तीय का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, और उसके बाद तो घूर्णन गति का मतलब होता है रोटेटरी मोशन, जिसको अंग्रेजों की भाषा में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तीय गति और इसको घूर्णन गति बोलते हैं, मगर अंग्रेजों की भाषा में जो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब होता है घूर्णन गति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जो फैन है, जब फैन क्या करता है, फैन चलता है, जब फैन चलता है तो किस बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति जो होती है वो क्या कहलाती है, वृत्तीय गति या घूर्णन गति है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो छत के पंखे, तो जो छत के पंखे की पंखुड़ियां की गति होती है, जो छत के पंखे की पंखुड़िया का मतलब वही जो आप क्या बोलते हैं, जिसको पंख लगे होते हैं ना, जैसे आप क्या कहते हैं उसको, जैसे पंखा नहीं होता, पंखे में क्या लगा होता है, जो अरे उसको क्या बोलते हैं यार, पंखुड़िया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, पंखुड़ी। ठीक, तो वो कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति। उसी तरह एक आता है जो दोलनी तथा कंपनिक गति, इसको अंग्रेजों की भाषा में हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होती है, निश्चित बिंदु माध्य स्थित के दोनों ओर इधर उधर या आगे पीछे होने वाली आवर्ती गति होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति। आप देखेंगे जो दीवार होती है, दीवार की घड़ी जो होती है, उसकी जो घड़ी में एक पहले लगा रहता था पेंडुलम, पेंडुलम को हम लोग बोलते थे। इसको जो पेंडुलम जो होता था वो क्या करता है, अपनी गति को इधर उधर बार बार क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, तो पेंडुलम वाली सुई होती है, पेंडुलम वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे यार पेंडुलम ही बोलते हैं, उसका नाम ही है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक चलते हैं। तो अगले टॉपिक में जो अगला पॉइंट जो होता है वो क्या चीज है, इसको देख लीजिए बेटा। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो देखा जाए तो एक होता है निर्देशांकों की संख्या के आधार पर गति। तो जो निर्देशांक है, जैसे x है, y है, z है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए, ये क्या है, निर्देशांक है। ये x अक्ष है, ये y एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, z अक्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन, एक बीमा, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन, जिसमें तीनों एक्सिस होती हैं x y z, जिसमें x y z तीनों एक्सिस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, थ्री डायमेंशन कहलाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वन डायमेंशन की बात करें, उसके बाद फिर वन और टू, मतलब x और y एक्सिस को टू डायमेंशन कहते हैं,
और जेड आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांकों की संख्या के आधार पर गति में सबसे पहले आता है एक विमी गति, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं इसको 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन। तो जब गतिमान वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाले 3 निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक समय के साथ साथ बदलता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो कोई गतिमान वस्तु है और कोई गतिमान वस्तु है, उसकी स्थिति दर्शाने के लिए तो एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर आ रहा है। ठीक है, तो अब उस क्या कह रहा है कि गतिमान वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए सिर्फ एक विमा, मतलब एक अक्ष, मतलब एक निर्देशांक, सिर्फ हमको कौन सा निर्देशांक, सिर्फ x अक्ष निर्देशांक, इसकी आवश्यकता होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमी गति, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन में जैसे एग्जांपल के तौर पर सी करता है, मतलब एक ही अक्ष पर क्या करता है, गति करता है। तो जब एक ही अक्ष पर गति कर रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशन। ठीक है बेटा, उसी तरह आता है द्विविमी गति, अंग्रेजों की भाषा में इसको 2D मोशन बोलते हैं। 2D क्या आता है, जब वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए 3 निर्देशांकों में 2 निर्देशांक, 2D का मतलब होता है कि जब वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए 3 में से 2 निर्देशांक जो होता है, जैसे हमें एक x दूसरा y एक्सिस है, तो समय के साथ साथ बदलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, 2D डायमेंशन कहलाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं 2 डायमेंशन, मतलब द्विविमी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कैरम बोर्ड पर गोटियों की गति, आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड क्या करते हैं, खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में वो होती है, गोटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे प्लास्टिक की गोटी होती है, उसको मारते हैं। जब उसको मारते हैं तो उसकी गति क्या होती है, 2 डायमेंशन में होती है। ठीक, अगला पॉइंट चलते हैं। एक होता है 3 डायमेंशन, अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं 3D मोशन। 3D मोशन क्या है, जब आकाश स्पेस में गति करते समय वस्तु के तीनों निर्देशांक समय के साथ साथ बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, आकाश में क्या करते हैं, पतंग को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। तो जब आकाश में पतंग को हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं, तो वो किस डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन, मतलब उसमें एक्स अक्ष, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही होगा, जिसमें तीन स्थिति की दिशा दर्शाने के लिए मतलब 3 स्थिति की दिशा दर्शाने के लिए जिस निर्देशांक का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशन कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में उसको 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर नेक्स्ट अगली टॉपिक है, जो यहाँ पे देखिए, एक जो होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक होता है स्थिति एवं समय का मापन। ठीक है, तो क्या है, स्थिति और समय का मापन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स ऑफ ए पोजीशन एंड टाइम। तो पोजीशन और समय का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे ए पॉइंट है, स्थिति का मापन, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में क्या क्या चीज जरूरी होनी चाहिए। एक होता है ओरिजिन को अंग्रेजों की भाषा में, सॉरी, मूलबिंदु होता है, मूलबिंदु को हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। गति को मापने के लिए चुना गया संदर्भ बिंदु, जहां x की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक प्लस तथा बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। अगर डायमेंशन में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, एक होता है एक्स अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम एक्स डैश नाम दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, वाई डैश। इसके दाईं तरफ तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
इस साइड की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसको क्या दर्शाता है, वो क्या किस चीज को दर्शाता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा को। नेक्स्ट, मात्रक क्या है, दूरी के मापने के लिए SI मात्रक मीटर का उपयोग किया जाता है। अगर दूरी है तो दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर में। उसी तरह आता है अगली टॉपिक आता है समय का मापन, टाइम्स। टाइम्स क्या है, पहला इसमें पहला पॉइंट मूल बिंदु होती है, घटना शुरू होने के समय को संदर्भ बिंदु मानकर समय लिया जाता है। ठीक है, जहां से घटना कोई क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद फिर आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन माने दिशा होती है। तो समय मापन में दिशा का महत्व तो नहीं होता, समय हमेशा धनात्मक दिशा में ही बढ़ता रहता है। तो जो टाइम होता है वो किस दिशा में बढ़ता रहता है, धनात्मक। ठीक है बेटा, कि जो समय हमेशा धनात्मक दिशा में बढ़ता है, जो समय का मात्रक होता है यूनिट्स, समय का मापन मूल SI मात्रक सेकेंड होता है। तो समय को हम जिसमें मापते हैं वो क्या चीज कहलाता है, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगली टॉपिक चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक चीज यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक, अगर देखा जाए एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें देख लीजिए एक टॉपिक जो है अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अच्छे से इसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अदिश राशियां, अदिश राशियां को हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अभी वेक्टर है पूरा, वेक्टर वाला जो चैप्टर चालू होगा तो उसी में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो जिसमें ताकत होती है, जिसमें क्या होती है, ताकत होती है, वो क्या कहलाता है, स्केलर। स्केलर का मतलब होता है अदिश। ठीक है, और जिसमें जिसमें ताकत होती है और उसके बाद उसका सही टाइम फिक्स होता है, सही समय पे चलता है, तो वो क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है, सदिश कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं तो दो व्यक्ति हैं और दोनों में ताकत भरपूर है। एक 9th में पढ़ रहा, दूसरा 12th में पढ़ रहा। 9th वाला जो है वो 9th का ही सिलेबस कर रहा है, तो उसके पास क्या है, ताकत है। और जो 10th वाला व्यक्ति है उसके पास 12th वाला जो व्यक्ति है 12th को पढ़ रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, दिशा से भटक के 12th की ना बजाय पढ़ने की वो और आगे 11th का पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जिसके पास पर वो क्या कहते हैं, ताकत होती है, और जिसके पास ताकत और समय दोनों होता है वो क्या कहलाता, जिसके पास सिर्फ ताकत है वो है सदिश अदिश राशि है, और जिसके पास ताकत और दिशा होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय और कार्य, ये क्या है। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो जो द्रव्यमान होता है वो कौन सी राशि है, सदिश, सॉरी द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होती है। दूरी जो होती है वो क्या होती है, सदिश अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। तो अब नेक्स्ट टारगेट वे भौतिक राशियां जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूरी तरह व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा
परिमाण और निश्चित दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। तो विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये जो राशियां होती हैं, वो कौन सी राशि होती हैं? सदिश राशि होती हैं। इसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण का अर्थ से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किससे है? लंबाई से होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक और है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए देख लीजिए, एक टॉपिक और करने के बाद आपकी क्लासेज जो होती है वो कंटिन्यू अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग उसके देखिए, देखने के बाद उसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पीड की परिभाषा एवं सूत्र। ठीक है, चाल की क्या होती है? चाल की डिफिनीशन होती है इसकी स्पीड क्या है? अंग्रेजों की भाषा है। और चाल क्या है? हिंदी वर्ड्स है। तो चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई को, दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल का मतलब होता है, इसको और एक डिफिनीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाल बराबर होता है, जो वैल्यू होती है यहाँ पे देख लीजिए बेटा, तो चाल बराबर जो होता है, सूत्र जो होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए चाल क्या है? चाल अगर इसकी प्रकृति बात करें, नेचर की बात करें, तो चाल एक अदिश राशि है। गतिशील वस्तु के लिए इसका मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। जैसे कोई वस्तु गतिशील है तो वस्तु कैसी है? गतिशील है। तो जो चाल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। मात्रक तत्व और बीमा, मात्रक और बीमी सूत्र, तो इसका एसआई मात्रक में आप देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड है। तथा इसकी बीमी सूत्र, बीमा कैसे निकलता है? तो यहाँ पे देखिए बीमा मैंने बता दिया, अगले लेक्चर में है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है वीडियो, आप लोग उसको क्या कर लिए? देख लीजिए। उसके बाद फिर मुख्य सूत्र है इसमें, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय है। एक होता है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल जो वैल्यू होती है v इक्वल टू ds अपॉन में कितना? dt। नेक्स्ट आगे वीडियो में मिलते हैं। आप लोग देखिए वीडियो को, अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग देखेंगे तभी हम भी थोड़ा उत्साह होके, मोटिवेशनल होके आपको क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे मिलते हैं। थैंक यू।